प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में हाउसिंग सोसाइटीज के सदस्य खुद कर रहे हैं अपनी खस्ता हाल इमारतों का पुनर्विकास। अपने आप पुनर्विकास करवाने के क्या हैं फायदे और क्या इससे कामयाबी मिलेगी? रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और हर साल की तरह त्योहारों का मौसम आ गया है और बिल्डर अपने घर बेचने के लिए दे रहे हैं तोहफे और रियायतें। मुंबई में ज्यादातर इमारतें 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ऐसे में उन्हें पुनर्विकास यानी कि एक नया रूप देने की जरूरत है। लेकिन पुनर्विकास आसान काम नहीं है। इसमें मकान मालिकों और बिल्डर के बीच के मतभेद दूर कर सबको साथ लेकर चलना टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसे में सेल्फ रीडेवलपमेंट एक विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। बोरीवली की ये 7 मंजिला इमारत कुछ साल पहले ऐसी नहीं थी। इसकी जगह एक खस्ता हाल बिल्डिंग थी। कई बिल्डरों के साथ जब इसके पुनर्विकास की बात नहीं बनी तो सोसाइटी के सदस्यों ने इसका पुनर्विकास खुद करने का फैसला किया। बिल्डर के पास अप्रोच किया, टेंडर फ्लोट किया, एडवर्टाइज दिया, एडवर्टाइज नहीं, थ्रू माउथ पब्लिसिटी। बिल्डर केम फॉरवर्ड, बिल्डर लोग आया, पर वो बोले लहान छोटा प्रोजेक्ट है, जमीन छोटा है, उनको प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तर वो आणि दे ऑफर अस ओनली 5 to 10%. दैट नेग्लिजिबल। दैट्स वाई मतलब कुछ मजा नहीं इसमें। इमारतों के पुनर्विकास को अपने दम पर करने का चलन मुंबई में काफी लोकप्रिय हो रहा है। सोसाइटी अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के लिए लोन लेती हैं और काम के लिए खुद ही ठेकेदार चुनकर पुनर्विकास करवाती हैं। इसमें बिल्डरों का दखल नहीं होता और सोसाइटी को सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जैसे अतिरिक्त FSI और TDR। हर सदस्य को कम से कम 35 से 45% ज्यादा एरिया मिलता है। बिल्डरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। समय पर काम होने के ज्यादा आसार होते हैं। खरीदारों को अपनी पसंद के अलावा फ्लैट बेचे जा सकते हैं। इसमें आयकर भी लागू नहीं होता। मुनाफे के पैसे सोसाइटी के पास ही रहते हैं और देखरेख की लागत काफी कम हो जाती है। सेल्फ रीडेवलपमेंट में हम बिल्डर को ये सब नहीं सौंपते हैं। हम क्या करते हैं कि सोसाइटी जनरल बॉडी पास करती है कि एक रेजोल्यूशन हम सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे। लोग अपना थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, आर्किटेक्ट पूरा प्लान तैयार करते हैं कि 2.57 FSI होता है तो उसमें से कितना बांधकाम हमें चाहिए, कितना बांधकाम हम बेच सकते हैं, वो प्लान तैयार करते हैं, अप्रूव करते हैं, BMC से अप्रूव करके लेते हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर हम नियुक्ति करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल होता है, विदाउट मटेरियल होता है, मटेरियल भी हम खरीद के दे सकते हैं। और उसके बाद उस बिल्डिंग को होते जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको तो अपना फ्लैट तो मिलते ही है। जो फ्लैट एक्स्ट्रा बनती है एडिशनल FSI की वजह से, उसको मार्केट में आप बेच सकते हैं। वो जो पैसे आते हैं उससे आप जो लोन लेते हैं या आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसको निकाल सकते हैं। फिलहाल मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या MDCC बैंक जमीन गिरवी रखकर उसके बदले निर्माण के 85% तक पैसे का लोन देता है। साथ ही निर्माण की प्रक्रिया में भी पेशेवर सलाह देता है। दूसरे बैंक भी अब इस पर विचार कर रहे हैं। सोसाइटी शुड हैव टू सोसाइटी को अपना PMC अपॉइंट करना है। सोसाइटी को अपना PMC अपॉइंट करना है। वो PMC और मुंबई बैंक का खुद का एक PMC पैनल के ऊपर है, आर्किटेक्ट है, CA है। जब भी वो सोसाइटी का PMC रिपोर्ट सबमिट करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा बैंक को, तभी बैंक वेरीफाई करेगा कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना वायबल है, वहाँ पे कॉस्टिंग क्या पकड़ा है, पर स्क्वायर फुट क्या कॉस्टिंग पकड़ा है, लोकल एरिया क्या कॉस्टिंग है, मार्केट रेट क्या है। इस तरह के उसका कैलकुलेशन करके वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन देंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा। सही तरह अमल किया गया तो इस तरह का पुनर्विकास मुंबई का चेहरा बदल सकता है, जिसमें मकान मालिकों को बिल्डरों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन बिल्डरों की सुने तो ये राह भी आसान नहीं होगी। You need to deal with many departments. पहले तो आपको कई विभागों से निपटना पड़ेगा,
फिर सोसाइटी के सदस्यों के पास ना तो इतना समय होता है और ना ही इतनी जानकारी कि वो अलग अलग विभागों के पास जाएं और सलाहकार नियुक्त करें। एजेंसीज अपॉइंट वेरियस कंसल्टेंट्स। ये बात सही है कि जो सोसाइटीज बिल्डर्स से धोखा खाने के डर से रीडेवलपमेंट नहीं करवा रही है, उनके लिए सेल्फ रीडेवलपमेंट उम्मीद बनकर आई है। अगर सही तरीके से इस पर अमल किया जाए तो मुंबई की कई खस्ताहाल सोसाइटीज का हुलिया बदल सकता है। मुंबई से अश्विनी प्रियोड़कर, एनडीटीवी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदय वावेकर, प्रॉपर्टी लॉयर हैं, और राजेश पी वर्धन, एमडी वर्धमान ग्रुप के। तो वर्धन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना फीजिबल है? ज़मीनी तौर पे देखें तो कितना आसान या मुश्किल है? ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल है। अगर आप देखेंगे तो आज वर्धमान ग्रुप इतने साल से रीडेवलपमेंट का ही काम कर रहा है एज अ डेवलपर, जहाँ पे लीगल प्रोविजंस भी हमको पता है। सोसाइटी के जो अपॉइंटमेंट होते हैं किसी भी डेवलपर को, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। पहली बात तो है कि हर सोसाइटी में कभी भी 100% कंसेंट नहीं होती है, तो इसके कारण ही सबसे पहला ओवरऑल ब्लॉक ही रहता है कि भाई जो नॉन कंसेंटिंग मेंबर है वो सोसाइटी कैसे लीगल करेगी, कैसे उनको खाली कराएगी। ठीक है, लीगल प्रोविजन है, बट उसमें भी खाली कराते कराते एक 1.5 साल लग जाता है। इतना वक्त क्या कमेटी उस चीज़ के लिए दे पाएगी? रेगुलर मीटिंग्स इनके बीच में लगेंगी। उसके बाद में एक है कि भाई अप्रूवल्स के लिए तो सिर्फ पीएमसी या आर्किटेक्ट का अपॉइंट करके अप्रूवल्स नहीं आ जाएगा। हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर लैंड के अंदर बहुत सारी समस्या है। वेदर प्रॉपर्टी कार्ड इज देयर और नॉट, एरिया सेम है कि नहीं है, एरिया इन वर्ड्स है कि नहीं है, आपको 40-50 जो एनओसी लेनी है वो भी आपको पता है कि कितना वक्त लगता है। जो डेवलपर आज की तारीख में इतनी एनओसी से परेशान है, जहाँ पे उनको सब पता है तो भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या सोसाइटी की कमेटी वो काम कर पाएगी? उसके आगे चलते हैं कि चलो अप्रूवल आ गया, सब मेंबर तैयार भी हैं, बिल्डिंग खाली भी हो गई, कॉन्ट्रैक्टर को भी अपॉइंट कर लिया, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्टर उस क्वालिटी का काम कर पाएगा? कौन ऑर्डर देगा? क्या होगा? वो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा। चलो उसके आगे भी चलते हैं कि कुछ पॉसिबल हो गया, सोसाइटी के अंदर से इतने लोग टाइम दे पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो क्या जो फ्लैट है वो सेल होंगे नहीं होंगे? मार्केट हमेशा चेंज होता है, कभी अच्छा वक्त भी होता है, कभी बुरा वक्त भी होता है। अगर बैंक ने फाइनेंस किया है प्रोजेक्ट पे तो उनको तो अपने फाइनेंस से मतलब है, तो एज ए बिल्डर तो हम कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज कर लेते हैं और ये प्रोजेक्ट से पैसा नहीं आया तो दूसरे प्रोजेक्ट से दे देंगे, लेकिन क्या सोसाइटी उस पेमेंट को रिपेमेंट कर पाएगी? ये सब काफ़ी समस्याएं हैं और इतनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रोसेस के जो पार्ट है, मुझे नहीं लगता है कि एक काम कोई भी सोसाइटी प्रैक्टिकल वे में कर पाएगी। हाँ, आपने जो एग्जांपल अभी दिया, उस सोसाइटी के अंदर बहुत कम मेंबर थे, बहुत छोटी सोसाइटी थी, जहाँ पे कोई डेवलपर भी वो रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहता था, तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कार्यक्रम को किया और अच्छी बिल्डिंग बनाई है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जी उदय जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्धन साहब ने जो बताया उसके बाद तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही चलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपकी क्या राय है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ वर्धन साहब से। दो चीज़ के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। एक तो आज का ज़माना बदल रहा है, पहले पंडित जी के सिवा गणपति प्रस्थापित नहीं होते थे, आज आप सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के कर सकते हैं पूजा। दूसरी बात यह है कि आज पहले क्या होता था, पहले भी सोसाइटी प्रमोटर रहता था, जैसे बैंक ऑफ इंडिया सोसाइटी है, दूरदर्शन सोसाइटी है, फिर प्लॉट गवर्नमेंट अलॉट करती थी, प्रमोटर एक बिल्डर अपॉइंट करता था और सोसाइटी बनती थी, सेम क्लास की, सेम कल्चर की, सेम स्टैंडर्ड की एक सोसाइटी बनती थी। और आज ऐसे कई सोसाइटियाँ हर शहर में है। फिर बाद में बिल्डर का क्लास आ गया, कॉम्प्लिकेशन आ गए, और फिर रीडेवलपमेंट के दौर में बिल्डर सपने बेचने लगे। कितने ब्रोकर मार्केट में वर्धन साहब जानते हैं, एक ब्रोकर खरीदता है, दूसरे बिल्डर को बेचता है, तो ये सब धोखाधड़ी भी होने लगी। इसके लिए महाराष्ट्र में 79 आया, गाइडलाइन आया, पीएमसी आया। आज पीएमसी में कौन होता है? आज पीएमसी में आपके पास आर्किटेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, आपके पास लॉयर होते हैं हमारे जैसे, और आपके पास प्रभु साहब जैसे सोसाइटी कंसल्टेंट होते हैं, और आपके पास सारा एक्सपर्टीज अवेलेबल होता है पीएमसी में। उसके बाद भी आप कहते हैं, वर्धन साहब कहते हैं कि लाइसेंस कैसा करोगे, आप अप्रूवल कैसे लगे? आज बिल्डर को नहीं मिलता तो सोसाइटी को कहाँ से अप्रूवल मिलेगा? मेरा आंसर यह है कि आज टाटा हाउसिंग फाइनेंस, ग्रेट डिस्टेंस शिपिंग, उसके साथ साथ में लार्सन एंड टुब्रो,
कई कंपनियां, प्रोफेशनल कंपनियां आज गोदरेज रीडेवलपमेंट में आ गई है, वो लाइजन का काम भी करती है और लाइजन के काम करने वाले इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट भी है। आप भी आखिर आर्किटेक्ट को ही अपॉइंट करके लाइजन कर लेते, खुद तो कुछ नहीं करते, कोऑर्डिनेट करते। वर्धन साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ये लोगों में ट्रस्ट की कमी, अविश्वास है जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ रहा है? नहीं, ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात, जैसे ए स्कीम में भी बताया गया कि कोई डेवलपर काम नहीं कर रहा था, तो ये मुद्दा आया आज की तारीख में कि हम तो पहले से चाहते हैं कि जो सोसाइटी अगर समर्थ है, जो अभी भाभीकर साहब बहुत इंटेलिजेंट है और इनका मेन फोकस हर सोसाइटी के साथ में है, मेरा भी काफ़ी इंटरेक्शन इनके साथ में हुआ है। सो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अगर काम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोसाइटी के अंदर ही इतने सारे विवाद होते हैं, हमेशा डिस्प्यूट सोसाइटी के इंटरनल शुरू होने के कारण ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। जब उस फेज से निकलते हैं तब मैंने टेक्निकल बताया। ठीक है, आज की तारीख में अपन बात कर रहे हैं कि भाई पीएमसी आर्किटेक्ट अपॉइंट करके सब हो सकता है, तो आज जो बिल्डर लाल फीताशाही के खिलाफ कल पूरा भारत बंद रखा हमने, और जो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और सैंक्शन हमको खुद को नहीं मिलते हैं, जिसके खिलाफ हमने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, तो वो क्या सोसाइटी वाले मैनेज कर पाएंगे? प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इसमें कोई वो नहीं है, अगर सोसाइटी कर रही है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बम्बई में इतना पोटेंशियल है कि पूछो मत, लेकिन हम खुद इतने सब रीडेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पा सकेंगे। उसके बाद में भी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एक्ट में कितने चेंजेस आते हैं। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था मलाड के अंदर, जो खाली हो गया, डिमोलिश हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आ गया कि 6 मीटर एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए। क्या सोसाइटी उस चीज को संभाल पाएगी? अभी प्रोजेक्ट खाली कराया नहीं और टीडीआर के रेट्स बढ़ गए। रेडी रेकनर रेट जो पहले 2008 के हिसाब से लेते थे वो 2015 के हो गए। तो जहां पे मैं 1000 रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेमेंट कर रहा था गवर्नमेंट को, रेडी रेकनर रेट के बेस के ऊपर एडिशनल एफएसआई का वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मैं उदय जी से पूछना चाहूंगी, वर्धन जी, मैं संभाल पाया हूँ। समझ रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। उदय जी, कहीं ना कहीं ऐसा आप नहीं मानेंगे कि इतने सारे लोगों को एक जगह लाना और उनसे ये काम कराना, अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग थिंकिंग है, मुश्किल है? अंजलि, मैं कहूँगा कि पहले के ज़माने में दिक्कतें नहीं होती, अब क्यों हो रही? सवाल यह है कि हम अगर साथ में आए तो कोई भी मुसीबतें दोनों तरफ से है। जैसे अभी वर्धन साहब ने कहा कि सोसाइटी में असहकार होता है, बिल्डर के पार्टनर्स में कितना असहकार होता है। पार्टनरशिप के डिस्प्यूट के कारण बम्बई में कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो 3 केसेस मेरे पास है, मलाड की केसेस है, मलाड साना की, जिसमें बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, ओसी नहीं लाया, बिल्डर ने कहा मैं पोजीशन नहीं दे सकता, पार्टनर में डिस्प्यूट है, जाके स्टे ले आए कोर्ट से, और लोग रास्ते पे थे, उनका अल्टरनेट रेंट बंद हो गया। वैदेही आकाश का वर्धन साहब को पूछो क्या हो गया। वैदेही आकाश के लोग रास्ते पे आए, उनको रेंट बंद कर दिया था। आखिर हाईकोर्ट ने फैसला दे के नए बिल्डर को लाया गया, रुस्तम जी अंदर आ गए, और फिर भी जिन्होंने खरीदा नया फ्लैट तो वो तो आज तक उनको कोई मिला नहीं। तो दिक्कतें दोनों तरफ है। सवाल है कि हम सकारात्मक रीता देखिए, सहकार की रीत्या देखेंगे तो ये क्यों नहीं हो सकता। वर्धन साहब खुद कह रहे हैं कि हो सकता है। वर्धन साहब को इतना ही है कि वहाँ वो डेवलपर नहीं बनेंगे, शायद कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, बस चीज़ एक ही है, आखिर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। अगर मिलजुल के करेंगे, थोड़ा मुनाफा अगर कम करने का देखेंगे तो ज़रूर होगा। ये सवाल मुनाफे का है। वो कहते हैं 1000 रुपये का 1200 रुपया फुट रेट हो गया, हमारा मुनाफा कम हो गया, कैसे मैनेज करूंगा। बट जहाँ सोसाइटी में मुनाफा नहीं देखना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके वापस देना है, अच्छी तरह देना है, अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ सवाल नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, जाहिर तौर पर काम बहुत मुश्किल है और बिल्डर भी जब करते हैं तो आसानी से नहीं कर पाते हैं, और ये हमने देखा है कि उन्हें भी कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई सोच है, इसको भी मौका मिलना चाहिए, और देखते हैं आगे कितना आगे तक जाता है और कितना सफल हो पाता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। हमारे पहले कॉलर हैं अर्पित जैन, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्पित, पूछिए क्या सवाल है आपका। Actually I'm looking for a property with investment time of around 5 to 6 years, और ये मैं देखना चाह रहा था नोएडा या नोएडा के आसपास के एरियाज में। मेरा बजट अराउंड 50 से 60 लाख के आसपास का है, एंड मेरी मेन प्रायोरिटी इज गुड कंस्ट्रक्शन या वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स, सो दैट,
क्योंकि एग्जीक्यूशन डिलेज ना हो, क्योंकि नोएडा में ऑलरेडी काफ़ी डिलेज हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता होती है ये लोगों की कि कहीं देर से पोजेशन ना मिले, क्योंकि बहुत नुकसान उससे हो जाता है। तो ऐसे में डिपेंडेबल उनको चाहिए डेवलपर, और इलाका कौन सा नोएडा का इनके लिए अच्छा रहेगा जो इनके बजट में आ जाए। बिल्कुल अर्पित जी, आपको क्लोजर टू कंप्लीशन और गुड डेवलपर्स के साथ ही जाना चाहिए। आपने सेक्टर 110 का चुनाव किया है जो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। ये एक्सप्रेसवे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इसको मिलती है। एक्सप्रेसवे का सेक्टर है, ये काफ़ी अच्छा भीतरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सेक्टर का। इसके अलावा हम आपके लिए सेक्टर 45 भी चुन के लाए हैं जो एक हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर है। एग्जिस्टिंग बोटानिकल मेट्रो स्टेशन के काफ़ी करीब पड़ता है और नोएडा गोल्फ कोर्स भी यहाँ से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए हमने इन सेक्टर्स का चुनाव किया है। ये नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 के सेक्टर्स के भीतर पड़ते हैं और इनके कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं ये रेडी टू मूव इन यूनिट्स का दिखा रहे हैं, तो उसी हिसाब से डेटा पॉइंट्स हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 14 हैं। टोटल सप्लाई 10,420 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 80 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग 9 महीनों का चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 6,100 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं वो 9 से 10% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद भी चुना हुआ है। सेक्टर 110 में 3C कंपनी का लोटस पनाश प्रोजेक्ट 5,550 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये औसत दामों से कम पे मिल रहा है रीसेल में। 2 BHK की 988 या 1130 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है और 2015 में ये तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो 41 एकर्स पे 3,300 यूनिट्स बनाई जा रही हैं। 4 फेजेज़ में इसे डेवलप किया गया है। कुल मिला के 30 टावर्स हैं जिसमें से 5 टावर्स लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, 1 किलोमीटर दूर है। यह नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से पार्शली डिलीवर्ड है और कुछ टावर्स हैंडओवर भी हो चुके हैं इसके भीतर, जो हमेशा एक गुड साइन होता है। एग्जीक्यूशन के कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोजेक्ट में। पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2016 तक रेडी हो जाने की और हैंडओवर हो जाने की उम्मीद है। लोटस पनाश के भीतर एक प्री नर्सरी स्कूल लोटस वैली भी बनाया गया है और ये एक वेल फंडेड पी बैक प्रोजेक्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ग्रीन होम्स के भीतर भी ये गिना जाता है। रेडी प्रोजेक्ट है, पार्शली डिलीवर्ड है, नोएडा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, वेल फंडेड है। हमारी राय में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सबसे पहली है सेक्टर 45 में आम्रपाली ग्रुप का सैफायर 5,600 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1140 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया है। फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स हैं। 12.5 एकर्स पे करीब 25 टावर्स बनाए गए हैं, ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट यूनिटेक गोल्फ एंड कंट्री क्लब के बिल्कुल पीछे है, नोएडा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। 4 से 5 किलोमीटर दूर है ये बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन और अट्टा मार्केट से। फेज़ 1 इसका 2013 में ही हैंडओवर हो गया था। अमेनिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 108 में डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का डिवाइन मेडोज़, जो आप 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 980 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये भी 2015 में ही तैयार हो गया था। प्रोजेक्ट 4 एकड़ पे बनाया गया है। कुल मिला के 6 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के और प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। जैसे हमने कहा रेडी है, पोजेशन अर्लियर दिस ईयर मिल चुकी है, कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं और प्राइस एडवांटेज के साथ साथ बहुत अच्छी अमेनिटीज़ भी मिलेंगी आपको इसमें। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस वैशाली आपके लिए लेकर आई हैं। सफ़ायर है आम्रपाली ग्रुप का और डिवाइन मेडोज़ है डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आपको जो पसंद आए आप इनमें से ले सकते हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनें हम सुलझा रहे हैं, दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। साथ ही आपको बता दें कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी कुछ खास प्रोजेक्ट्स की, नए लॉन्चेस की। तो आइए देखते हैं कि आज क्या खास है प्रोजेक्ट ट्रैकर में।